हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का यह तीसरा अध्याय है हिस्ट्री का, तुर्क अफगान शासन। बहुत ही इम्पोर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आपको मध्यकालीन भारत से जो है क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहीं से जो आपका जो शासनकाल तुर्क और अफ़गान का होता है वो चलता है, तो वो कैसे चलता है, कैसे कौन कौन से शासक आते हैं, ये सारे के सारे बात आपको इस अध्याय में पढ़ने को मिलेंगे। और भारत के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण आपका ये अध्याय है और यहाँ से क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है ये, और यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण होंगे हम याद करते हुए चलेंगे और याद करने की हर संभव हम कोशिश करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट, स्वतंत्रता दिवस। जो भी आप टीचर के एग्ज़ाम देने वाले हैं या कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही यह आपके लिए तो फ़ायदेमंद ही होंगे ही, साथ ही साथ जो भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा उसके लिए भी फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए देखते हैं। लिखा गया है कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त कब होता है? 15 अगस्त में, ये तो सब जानते हैं आप। के अवसर पर जुवेदा भारत के प्रधानमंत्री को दिल्ली स्थित लाल किला पर झंडा फहराते हुए टेलीविज़न पर देख रही थी। अचानक उसके मन में यह प्रश्न उठा कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनती है, ये प्रश्न उठता है जुबैदा को। चलिए अब इसके जो हैं कैसे दिल्ली जो है बनती है राजधानी, कौन बनाता है, पहले क्या था, पहले दिल्ली नाम से जाना जाता, अब दिल्ली हो गया, कैसे हो गया, ये हम देखेंगे। हमने तुगलक के बारे में पढ़ा कि तुगलक ने क्या किया, दौलताबाद सबको भेज दिया। तो ये जो कहानी हमने अभी तक 2 अध्याय में पढ़ी है, उस 2 अध्याय के बाद की कहानी यहाँ पर अब देखेंगे, जो कि वो गजनी का शासन, ये गजनी का शासक था, तुर्क का शासक था, जिसके भी गजनबी मोहम्मद जो है महमूद गजनबी के बारे में हमने पढ़ा, गौरी के बारे में पढ़ा, चौहान के बारे में, पाल के बारे में पढ़ा, चोल के बारे में पढ़ा। ये जो है ये शासन जो है काल जो चल रहा है वो मध्यकाल में कैसे चलता है। उसके बाद जो है यहाँ पर तुर्क और अफ़गान का शासन जो चल रहा होता है, शुरू होता है, तो ये किस प्रकार से और यहाँ पर क्या क्या बदलाव होती है, चलिए हम जो है डिटेल से पढ़ते हैं इसको। लिखा गया है कि आज से लगभग 950 वर्ष पहले तोमर राजपूत वंश के राजाओं के शासनकाल में दिल्ली नगर का विकास हुआ। किसके? तो 950 वर्ष पहले, अभी से 950 ये 22-23 का बुक है सेशन का, तो ये लगभग लगा दीजिए 950 साल पहले, 2000 से हटा दीजिए 950 साल पहले, 1100-1200, तो ये जो है काल हो 11वीं-12वीं शताब्दी का काल हो गया आपका। तो यहाँ पर जो है किसका शासनकाल था? तो तोमर का, तोमर राजपूत वंश के राजाओं का शासनकाल था। तो दिल्ली का विकास जो है इसी के काल में हुआ है। शासनकाल में दिल्ली नगर का विकास एक व्यापार वाणिज्यिक के रूप में हुआ। किसके? तो तोमर राजपूत के राजाओं के शासनकाल में। इस नगर में कई धनी व्यापारी रहते थे। यहाँ दिल्लीवाल नाम का सिक्का ढाला जाता था। कहाँ पर? तो दिल्ली में दिल्लीवाल नाम का सिक्का, दिल्ली नगर में, यहाँ पर दिल्लीवाल नाम का क्या? तो सिक्का ढाला जाता था। 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर के चौहान शासकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कौन? तो 12वीं शताब्दी के मध्य में जो है अजमेर के जो चौहान वंश के शासक हैं, उन्होंने क्या किया? तो दिल्ली पर शासन स्थापित कर लिया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। और चौहान राजाओं ने अजमेर के साथ साथ दिल्ली को भी अपने प्रशासन का केंद्र बनाया। और चौहान क्या करता है? तो दिल्ली के साथ जो है अजमेर के साथ साथ दिल्ली को भी प्रशासनिक केंद्र बना लेता है। ये जो देखते हैं भारत के चित्र को, तो ये आपका जो अजमेर है, कहाँ? तो मध्य प्रदेश। यहाँ से जो है इधर जाते हैं तो ये दिल्ली है। तो यहाँ पर से लेकर यहाँ पर के जो शासन हैं ये पूरे किसके हाथ में आ गए? चौहान के। दिल्ली का यह मानचित्र आप देख सकते हैं, ये दिल्ली का ऐसे करके मानचित्र हम भारत के मानचित्र में आपको बता रहे थे। ये आपका जो है क्या हो गया? मध्य प्रदेश। यहाँ पर से अजमेर, यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर दिल्ली, ये जो दिल्ली है और ये जो अजमेर है, ये दोनों का जो शासन जो है, यहाँ पर भी प्रशासन होगा, यहाँ पर भी प्रशासन, अजमेर में भी और दिल्ली में भी केंद्र बन जाता है। आगे चलेंगे, कौन बनाता है? तो चौहान बनाता है। आगे 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कौन? 13वीं शताब्दी में किसी ने की? तुर्कों ने। कहाँ पर?
दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना, तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसके साथ ही दिल्ली जो है भारतीय उपमहाद्वीप के प्रशासन का केंद्र बन गया। और इसके साथ क्या हुआ, तो भारतीय उपमहाद्वीप के प्रशासन का केंद्र कौन बनता है, तो आपका दिल्ली जो अभी राजधानी है। वही कारण यही कारण तुर्कों और चौहानों जो है यहाँ पर प्रशासनिक केंद्र बनाते हैं, और इसके साथ ही जो ये विकसित होना शुरू हो जाता है और प्रसिद्ध भी हो जाता है, केंद्र बन जाता है। लगभग 300 वर्षों से अधिक तक पांच राजवंशों के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। कितना, 300 वर्ष तक। तालिका एक में जो हम देखें कि एक 5 राजवंशों की सूची दी गई है, उसमें जो है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में अनेक बस्तियाँ बसाई। जो दिल्ली के सल्तनत होते थे, जो भी आते थे, वो दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में जो है बस्ती मतलब रहने के लिए जो है जगह बनाते थे, और वहीं पर रहना मतलब कि बिल्डिंग बनाते थे, मस्जिद बनाते थे, और जो है मंदिर जो भी होता था, जो भी वो मुस्लिम थे तो जानते हैं कि बहुत सारे मंदिर को तोड़कर मस्जिद भी बनाए गए। तो यहाँ पर ये कार्य हुए हैं। तो ये सारे काम यहाँ पर हुए हैं। तो निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या होता है, तो अनेक बस्तियाँ बसाई जाती है, जिसे आज हम दिल्ली के अभिन्न अंग के रूप में जानते हैं। जो आप अभी दिल्ली को देख रहे हैं, वो सब जो है शासन प्रशासन के साथ साथ जो अभी आपको दिल्ली का जो क्षेत्र बसाया हुआ दिख रहा है, अभी वो सारे के सारे क्या अभिन्न अंग हैं दिल्ली के। देखिए, दिल्ली के जो नगर बसाए गए थे उसकी सूची अगर हम बनाते हैं तो बहुत सारे नाम आपको आते हैं। पहला नाम याद रखिएगा, एक नाम था पिथौरा या लालकोट के नाम से, किला राय पिथौरा या लालकोट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको क्या कहते हैं, किला राय पिथौरा या लालकोट के नाम से जानते हैं। दूसरा नाम आप याद रखेंगे, सिरी था, जो तुगलकाबाद था, फिरोजाबाद था, जहाँपना था। अभी जो आप देख रहे हैं शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही के नाम से भी एक आपको शहर मिलता है, और शाहजहानाबाद भी है। तो ये सारे जो है बसाए गए शहर जो है दिल्ली के आसपास के बहुत ही प्रमुख ये 7 जो है नाम आपको हमने बताया कि ये 7 नाम जो है ये टोटल बसाए गए थे। क्या क्या नाम था, तो सिरी था, तुगलकाबाद था, जहाँपना था, फिरोजाबाद था। ये सारे नाम आप याद रखेंगे। बहुत बार आपसे यहाँ से पूछा भी जाता है कि दिल्ली के आसपास के शहर के नाम आप बताएंगे जो कि बसाए गए शहरों में से एक थे। तो ये सब जो है बसाए गए शहर थे। अगला कि तुगलक जो था, हमने 5-7 जो है नाम आपको जो बताए, ये सभी जो थे वो बसाए हुए नाम हैं। चलिए, अब है कि प्रारंभिक तुर्क शासन में आपको याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले कौन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पहला शासक था। क्या था, ये पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से लेकर 1210, 1206 से 1210। ऐसे आपसे पूछेगा कि तुर्क का शासन कब से कब रहा, तो 1206 से लेकर 1290 तक जो है किसका शासन रहता है, तुर्क का। उसमें जो है आता कौन कौन है, महत्वपूर्ण नाम याद रखेंगे कौन कौन आते हैं। तो सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, याद हो गया। 1206 से 1210, 1206 से 1210 पहला कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा इल्तुतमिश, उसके बाद इल्तुतमिश आता है, कब से कब, 1210 से लेकर 1236। इसका जो 26 साल का शासनकाल है। जो 1206 से 10 तक आप ऐबक का देख रहे हैं, तो जो इल्तुतमिश है उसका कब से कब, 1210 से 1236 तक। और रजिया का काल कब से कब, रजिया बेगम थी जो प्रथम आपकी मुस्लिम महिला ये शासक हुई थी, जो कि यह बागडोर आपको संभाली थी। किसके बाद, तो इल्तुतमिश के बाद इसी का जो है शासन आता है। आपसे पूछता है कि प्रथम मुस्लिम से महिला शासक कौन थी, तो ये रजिया ही थी। उसके भाई ने जो है संभाला था, लेकिन उसको हटा दिया गया था। तो यह 1236 से 1240 के बीच में जो है रजिया का शासन काल आता है। और उसके बाद आता है किसका, तो बलबन का। 1200 जो इसमें जो प्रसिद्ध हुआ, इससे पहले भी जो हुआ अपने दामाद को बैठाता है, कई बहुत ही जो है छल प्रपंच चलता है, और 1266 में खुद आकर बैठ जाता है। तो ये 1266 से 1287 तक रहता है। और यहाँ पर जो है पूरा हम देखेंगे तो मुख्य रूप से 1206 से लेकर 1290 तक में आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10, इल्तुतमिश 1210 से 36, इल्तुतमिश के बाद आता है रजिया हो कितना, 1236 से 1240। और जो मुख्य 1240 से जो 66 तक के रहता है, उसके बलबन का रहता है, दामाद रहता है, फिर किसी छल प्रपंच से चलता हुआ कार्य चलता है। और यह जो 1266 में आकर बैठता है कौन,
तो बलबन खुद संभालता है गद्दी। तो ये बलबन का काल है और इसने जो है लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। अपने विरोधियों के प्रति जो है बहुत ही कठोर था बलबन, और लोह और रक्त की नीति अपनाने वाला यही बलबन, जो कि क्वेश्चन आपको बीपीएससी प्री में पूछा हुआ है। तो ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर देखा कि प्रारंभिक जो तुर्क शासन था उसका काल 1206 से 10 था। उसके जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इल्तुतमिश हैं, रजिया हैं और बलबन हैं। देखिए ये जो इल्तुतमिश है ना, ये आपसे पूछता भी है कि इल्तुतमिश बगदाद के खलीफा होते थे ना, सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। किसकी? तो खलीफा पद की जो है खलीफा पद की वैधानिक स्वीकृति किसने प्राप्त की थी? तो इल्तुतमिश ने। कब? कुतुबुद्दीन ने नहीं किया था। ये क्वेश्चन पूछता भी है आपसे। तो ये किसने किया था? तो खलीफा का जो है यह पद जो है इल्तुतमिश ने किया था। 1206 से 36 तक में आप याद रखेंगे। और गुलाम वंश, जो ये कुतुबुद्दीन जो है ये गुलाम वंश के नाम से, ये जो दास था, ये इसका हम पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे तो आपको पूरा हम बताएंगे भी कि जो ये क्या था नहीं था, इसके जो है शासन कैसे चलते थे, कैसे ये आया, ये सब जो है इसकी चर्चा आपको हम करेंगे। देखिए कुतुबुद्दीन जो था वो गुलाम वंश, मतलब ये जो शासन जो है ना ये गुलाम वंश का था। ये तुर्क शासक था और यह गुलाम, मतलब कुतुबुद्दीन क्या था? किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। हमने गौरी के बारे में पढ़ा है ना। 1206 में गौरी की मृत्यु होती है, मोहम्मद गौरी की। 15 मार्च 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है। यह तराइन का युद्ध लड़ता है, चंदावर का युद्ध लड़ता है। ये जो है ये आपको याद होगा। ये चंदावर का युद्ध किसके साथ लड़ता है? मोहम्मद गौरी। तो ये लड़ता है, गौरी जो लड़ता है वो जयचंद्र और गौरी का लड़ाई होता है। कब होता है? तो 1194 में। 1191-92 में किसका लड़ाई होता है? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के पास के साथ। तो पहला युद्ध कौन जीतता है? तो चौहान। दूसरा युद्ध गौरी। ये आपको याद होगा। और इसके बाद जो है आपको हमने पढ़ाया भी कि गौरी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए अब जो हम आपको यहाँ पर बता दें कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वो किसका गुलाम था? तो गौरी का ही गुलाम था। इसीलिए उसको गुलाम वंश भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना जो कब होती है? तो 1206 में होती है। गुलाम वंश की स्थापना कब होती है? तो 1206 में होती है। और यहाँ पर जो है इसका राज्याभिषेक जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, ये 24 जून 1206 को होता है। कब होता है? 1206 को, 24 जून को। और ये अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? तो लाहौर में बनाता है। और कुतुबुद्दीन ने ही जो है कुतुब मीनार की नींव डाली थी। किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ने ही जो है कुतुब मीनार की नींव डाली थी। हमने जो है कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर बता दी है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है से पूछता है। बहुत ही जो है एग्जाम आप देते हैं तो आपको पूछता है। आपको ये भी पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने और भी काम किए थे, जिसमें कि आपको दिल्ली का जो है कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा है नामक, ये आपसे पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? स्कूल है, मस्जिद है, क्या है? गुरुद्वारा है। तो ये मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो मस्जिद है। किसके द्वारा बनाया गया? तो ऐबक के द्वारा बनाया गया। और कुवत उल इस्लाम के तो किसके द्वारा बनाया गया? तो ऐबक के द्वारा बनाया गया। और कहाँ है कुवत उल इस्लाम? तो दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है। किसके द्वारा बनाया गया? ऐबक के द्वारा बनाया गया। आपको याद भी एक बात और भी याद होना चाहिए कि इसको जो है लाखों का दान देने वाला कहा गया। मतलब लाख वक्स किसको कहा गया? तो ऐबक को ही कहा गया। लाख वक्स किसको कहा गया? तो ऐबक को कहा गया। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। आप बता सकते हैं कुतुबुद्दीन जो है ऐबक जो है किसका जो है नींव डाला था? तो कुतुब मीनार का। पूरा किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। इसको और आगे बढ़ाया किसने? तुगलक ने। ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अब हम जो है देखते हैं कि आगे की क्या बातें हैं। अब है आपको इसमें एक बात और हम बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय जो आप देखते हैं उसको ध्वस्त करने वाला कौन था? तो ऐबक का सहायक सेनापति था। कौन? ऐबक का ही सहायक सेनापति का नाम बताइएगा। बख्तियार खिलजी। कौन था? तो बख्तियार खिलजी। कौन था? तो बख्तियार खिलजी। ऐबक की मृत्यु कब होती है? तो 1210। देख रहे हैं ना, 1210 में ऐबक की मृत्यु होती है। कैसे होती है? तो चौगान खेलते हुए होती है। घोड़ा पर से गिर जाता है। जो चौगान होता है घोड़े पर से खेला जाता है, तो घोड़ा पर से गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसको दफनाया कहाँ जाता है? तो लाहौर में दफनाया जाता है। ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन में से हैं। हमने आपको जो है ऐबक के बारे में बहुत कुछ ऐसे बातें बताई जो कि पूछा गया है। और एक बात हम और बता देते हैं आपको कि ऐबक का जो उत्तराधिकारी था क्या था? आराम शाह था।
ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह था। वह जो है मात्र 8 महीने तक वो शासन करता है। कितने महीने तक? 8 महीने तक शासन करता है। और आराम शाह की हत्या कौन कर देता है? तो इल्तुतमिश कर देता है। कब कर देता है? तो वही मतलब जो है 1210 में कर देता है। और 1210 में जो है इल्तुतमिश फिर बैठता है। गद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश बैठा। गद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश बैठा। और इल्तुतमिश जो था तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। कहाँ का? तुर्किस्तान का। ये याद रखना है। इलवरी तुर्क कौन था? तो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। याद रखेंगे। और जो ऐबक का क्या था? गुलाम भी था और दामाद भी था। गुलाम भी था और दामाद भी था। गुलाम मतलब दास, मतलब उसका सेवा करने वाला होता था। ये सब इसको कहते थे गुलाम। दास मतलब उसकी ही इर्द गिर्द वो रहते थे, जो बचपन में ही जो है खरीद कर लाता था। ये सब कहानी होती थी। और ऐबक की मृत्यु के बाद जो है आप जानते हैं कि कौन बनता है, क्या बनता है, आपको हमने अभी बता दिया है। और वहाँ पर आपको एक बात और हम बता दें कि इसमें जो है बदायूं जो था ना, ऐबक की मृत्यु के समय गवर्नर था। ऐबक जो था उस समय जो है गवर्नर कौन था? बदायूं था। ये सब क्वेश्चन जो है आप याद रखेंगे। हमने अब जो है 1-2 पॉइंट जो है यहाँ से जो पूछे जाते हैं ऐबक के बारे में हमने बता दिया। हमने बताने की कोशिश की। थोड़ा जो है हम आगे अब चलेंगे। इल्तुतमिश के बारे में हमने देखा, रजिया के बारे में देखा, जो पहली शासक जो महिला होती है सुल्तान, जो रजिया होती है। बलबन जो है लोह रक्त की नीति अपनाता है। अपने जो है जो भी विरोधी था उसको दबाने की हर संभव कोशिश करता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आता है तुगलक का साम्राज्य। देखिए, तुर्क के बाद आया तुगलक। कौन? तो तुगलक। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये हिंद महासागर है और मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य। ये जो यहाँ पर पूरा का पूरा दिख रहा है ना आपको, ये मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य था। ये जो पाकिस्तान का क्षेत्र देख रहे हैं, इधर का जो क्षेत्र देख रहे हैं, दिल्ली का क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो सब जो है मोहम्मद तुगलक का ही जो है शासनकाल का जो है क्षेत्र में आता था। देखिए, पहला जो आपको याद रखना है, खिलजी वंश। तुगलक साम्राज्य जो मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य था, ये आपने देखा। अब हम देखेंगे खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश को देखेंगे। तो ये जो दूसरा आता है तुर्क के बाद खिलजी, 1290 तक, 1200 कितना से 1206 से 90 तक था। कौन था? तो तुर्क का था। गुलाम वंश की स्थापना कब होती है? 1206 में ही होती है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में ही होती है। और यह जो है गुलाम वंश से ही जो ये सारे काम चलते हैं बलबन तक। और बलबन के बाद आता है खिलजी वंश। क्या आता है? खिलजी वंश आता है। कब आता है? तो 1290 से 1320 तक इसका काल होता है। इसमें दो जो है नेता बहुत ही, जो दो शासक थे वो बहुत ही फेमस हुए, जो जलालुद्दीन खिलजी हुआ और अलाउद्दीन खिलजी हुआ। कौन कौन हुआ? जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी का काल जो है 1290 से 1296 तक, मात्र 6 साल तक है। और अलाउद्दीन खिलजी की जो शासनकाल है वो 10 साल तक। अलाउद्दीन की खिलजी की जो शासनकाल है 20 साल की जो है इसका शासनकाल है। कितना? 20 साल। अलाउद्दीन खिलजी की जो है 1296 से 1316 तक। कितना तक? 1296 से 1316 तक। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि खिलजी वंश किसके बाद कौन वंश आता है? तुर्क, तब खिलजी, तब तुगलक, ऐसे याद रखेंगे आप। काल बताइएगा तुर्क का, तो 1206 से 90। कौन कौन आता है? तो ऐबक आता है, इल्तुतमिश आता है, रजिया, उसके बाद बलबन। बलबन के पहले भी जो है शासन आते हैं। हमने बताया कि छोटा छोटा जो है उसके दामाद था, उसी को बैठा के कैसे जो प्रमुख जो था वो बलबन था, लेकिन जो है उसे काम करवाता था। नहीं, जब सधा तब अपने हाथ में ले लिया। चलिए, यहाँ पर हमने देखा। अब देखिए तुगलक। तुगलक का क्या है काल? तो 1220 से, जब इसका काल खत्म होता है तब आता है 1220 से 1414 तक। 1220 से 1414 तक कौन आता है? तुगलक वंश। इसमें जो है कौन कौन हुए प्रसिद्ध? तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, MBTFST ऐसे करके आप नाम याद रखते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तुगलक वंश 1220 से 1414 तक। इसमें देखिए, मोहम्मद गयासुद्दीन जो तुगलक था उसका काल कितना? 1220 से 24 तक, मतलब 4 साल तक। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब? तो 1224 से 1351 तक। और फिरोज शाह का काल कितना है? फिरोज शाह तुगलक का 1351 से 1388 तक। ये जो है काल आपको याद रखने हैं। जो समय है तुगलक वंश का, खिलजी वंश का, आप बताइएगा ऊपर से। हमने 3 अभी पढ़ा है, तीनों का काल बताइएगा। चलिए, पहला किसका? तो आता है तुर्क का, दूसरा खिलजी का, तीसरा तुगलक का। पहला का बताइएगा 1206 से 90, दूसरा का खिलजी का 1290 से 1320, तीसरा तुगलक आता है कब से कब? 1320 से 1414। याद रहेगा? चलिए,
यहाँ पर हमने गया जो तुगलक में आता है कौन को, तो गयासुद्दीन मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक। अब खिलजी में कौन आता है, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और जब तुर्क में देखे थे वो गुलाम वंश में तो कौन कौन आया था, तो आया था ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। और बलबन से भी पहले हमने आपको अभी बताया कि आराम शाह भी बहुत था। जो आराम शाह किसका बेटा था, किसका था पुत्र, तो ये था ऐबक का। लेकिन उसकी हत्या कर देता है कौन, तो इल्तुतमिश कर देता है। बहुत कहानी जो लंबी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। हमने जो भी कुछ ऐसा था क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाने की संभावना है उसको हमने बताने की कोशिश की। ये इब्राहिम लोदी का राज्य है। ये किसका है, भारत का नक्शा दिख रहा है ना, ये भारत का नक्शा में आपको ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये जो क्षेत्र, ये इब्राहिम लोदी का राज्य है। बिहार भी आता था, ये जो क्षेत्र यहाँ तक जो आता था लोदी वंश का। यहाँ पर जो है इब्राहिम लोदी का था। और उसके बाद जो है था जो 14 के बाद जो आता है सैयद वंश। हमने 3 वंश के बारे में ऊपर पढ़ा, 2 वंश और है, तो 3 वंश का नाम हम एक बार आपसे सुनना चाहते हैं। आप मनन करिए, हम उसके बाद बताते हैं। चलिए, आप मनन कर लिए होंगे, हम बताते हैं। पहला, तुर्क का कब से कब, 1206 से 90। दूसरा, शुरू करिए। उसके बाद कौन आता है, तुर्क के बाद कौन आता है बताइएगा। उसके जो है बाद खिलजी आता है। उसके बाद कौन आता है, यहाँ पर हमने पढ़ा भी, खिलजी, तब कौन, तुगलक। खिलजी के बाद तुगलक। 1290 से 1320 कौन, खिलजी। उसके बाद तुगलक, कब से कब, 1320 से 1414। अब देखिए उसके बाद जो आता है सैयद आता है। सैयद वंश में जो है एक खिर्ज खां जो है वो बहुत ही फेमस हुआ। इसका याद रखेंगे, सैयद जो वंश है 1414 से लेकर 1451 तक। कब से कब, 1414 से 1451 तक। इसमें खिर्ज खान का याद रखेंगे, पहला था, इसीलिए 1414 से लेकर 1421 तक। 1414 से 1421 तक कौन, तो खिर्ज खान। याद रखे होंगे कब से कब खिर्ज खान पहला था, इसलिए आपको यहाँ पर दिया गया 21 तक था। और उसके बाद आता है लोदी वंश। इसको याद रखकर जो है मुगल का यहाँ पर आता है, मुगल बैठता है। जो लोदी वंश है 1451 से लेकर 1526 तक है। कब से कब, 1451 से 1526 तक। याद रखेंगे 1451 से 1526 तक कौन, तो लोदी वंश। और इसमें जो प्रमुख था वो बहलोर लोदी था और इब्राहिम लोदी था। यहाँ पर 1451 से 89 तक जो था वो बहलोर था। और इब्राहिम तक कब था, तो 17 से 26 तक था। इब्राहिम लोदी को किसने हराया, मुगल के जो पहले राजा हुए बाबर ने इसको हराया था। और जब ये हरा दिया तब वो मुगल वंश की स्थापना करता है। इब्राहिम लोदी जो है कब से कब है, 1500, 1700, 1526 तक। हमने यहाँ तक 5 राज्य जो हैं वंश के नाम को पढ़ा। शुरू से हम एक बार आपको बता दें कि तुर्क हुआ जो गुलाम वंश था, दूसरा आपका खिलजी हुआ, तुगलक हुआ, सैयद हुआ और लोदी हुआ। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। हमने थोड़ा डिटेल आपको बता दी कि आपको ध्यान भी रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है तुर्क शासन की स्थापना कैसे होती है, कैसे, ये हमने पहले भी आपको थोड़ा थोड़ा जो है जानकारी दे दी है, लेकिन हम अब देखते चलेंगे एक एक पॉइंट को। चलिए देखते हैं क्या है तुर्क शासन की स्थापना कैसे होती है। एक यहाँ पर आपको पॉइंट दिया गया, गंगा जमुना दोआब। गंगा एवं जमुना नदियों के बीच की भूमि क्या होता है, ये गंगा है, ये जमुना है, ये बह रही है, तो इसके बीच की जो भूमि होती है ना, इसको दोआब कहते हैं, गंगा जमुना दोआब कहा जाता है। चलिए देखते हैं। लिखा गया है अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद गोरी नाम के तुर्क आक्रमणकारी ने पंजाब और मुल्तान से लेकर संपूर्ण गंगा यमुना दोआब के प्रदेशों पर अधिकार जमाने में सफलता पाई। याद रखेंगे जो पंजाब और मुल्तान से लेकर गंगा यमुना दोआब तक जो है यह अधिकार जमा लिया था। अपने जो है आप उसने क्या किया था, उसने अपने एक गुलाम, आपको हम बता दिए हैं गुलाम क्या होता है, तो गुलाम सेना नायक कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के प्रदेशों को देखभाल के लिए नियुक्त किया। मतलब ये आता था जाता था, आता था जाता था, तो ये जो है नियुक्त कर दिया था किसको, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत प्रदेश की देखभाल के लिए गौरी ने इसको नियुक्त कर दिया। देखिए 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। आपको हमने बताया कि 15 मार्च 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। डेट भी याद रख सकते हैं, अगर पूछेगा तो बता सकते हैं। 1206 में किसकी मृत्यु हुई, तो मोहम्मद गोरी की। इसी के बाद जो है चलता है ऐबक वंश, जो है गुलाम वंश शुरू हो जाता है। देखिए तब उसके प्रमुख गुलाम अधिकारियों ने उसके राज्य को आपस में बांट लिया। जो प्रमुख अधिकारी था, गुलाम था, वो क्या किया, आपस में राज बांट लिया। जो मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर उसको छोड़ा था देखभाल प्रदेश करने के लिए, प्रदेश का देखभाल के लिए। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक को सिंध एवं मुल्तान के अतिरिक्त शेष भारतीय प्रांतों का नियंत्रण प्राप्त हुआ। कहाँ हुआ, तो
सिंध और मुल्तान के अतिरिक्त जो है भारतीय प्रांतों के कुछ और क्षेत्र थे उसको नियंत्रण में ले लेता है, प्राप्त होता है किसको, तो ऐबक को। परंतु तुर्क राज्य को भारत में वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश मतलब अल्तमश को प्राप्त हुआ। याद रखेंगे इल्तुतमिश का जो नाम था ना एक और भी था, अल्तमश, यही जो था यही तुर्क का जो है कहा जाता है कि स्थापना तुर्क राज्य का जो है स्थापन का करने वाला यही था। कौन, तो ये इल्तुतमिश, समझ गए, ये दामाद भी था और गुलाम भी था, किसका, ऐबक का। ये आपको याद रखना है, जो तुर्क राज्य की जो वास्तविक रूप से स्थापित होता है उसका श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, जिसको अल्तमश भी आप कहते हैं, को प्राप्त हुआ। इसने मध्य एशिया से संबंध विच्छेद कर उत्तरी भारत में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। जो मध्य एशिया, जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, ईरान का क्षेत्र, उससे हटकर ये जो है कहाँ, तो अब उत्तर मतलब उत्तरी भारत के स्वतंत्र राज्य स्थापित करता है। कौन, तो इल्तुतमिश। और सुल्तान की उपाधि जो है खलीफा से प्राप्त करता है। हमने पहले भी आपको बताया है कि सुल्तान की उपाधि कौन प्राप्त करता है, तो इल्तुतमिश प्राप्त करता है, लेकिन ऐबक नहीं किया था, ऐबक नहीं किया था, किया कौन, तो इल्तुतमिश ने किया। उसने उत्तराधिकारियों में रजिया सुल्तान जो उसकी बेटी थी, एकमात्र महिला सुल्तान होने का कारण जो है विशिष्ट महत्व ये रखती है सुल्तान, रजिया सुल्तान। ये रजिया सुल्तान थी, बेगम भी इसको कहा जाता था, याद रखेंगे। और यह रजिया जो सुल्तान थी इसको रजिया बेगम भी कहते थे, सुल्तान भी कहते हैं, ये याद रखेंगे। बेगम कहीं दे देगा तो बेगम भी मारिएगा, रजिया सुल्तान तो ऐसे तो आप जानते भी हैं। सुल्तान जो है रजिया सुल्तान के नाम से जानी जाती। जो उत्तराधिकारी किसका, तो ये हुई इल्तुतमिश की, जो किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। और यहाँ पर किसके द्वारा तुर्क का वास्तविक रूप से शासन स्थापित किसने किया, तो इल्तुतमिश ने किया। कौन, जो है खलीफा से यहाँ अपना जो है खलीफा से उपाधि प्राप्त किया था। खलीफा का जो है उपाधि किसने प्राप्त किया था, खलीफा का उपाधि जो है सुल्तान का जो है उपाधि किसने प्राप्त किया खलीफा से, तो इल्तुतमिश ही था। मतलब सुल्तान की उपाधि कौन किया था, खलीफा से प्राप्त, तो इल्तुतमिश ही था। तो ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक बार हम पुनः यहाँ पर देखते हैं कि जो उसकी बेटी थी जो रजिया सुल्तान थी, एकमात्र महिला होने जो महिला सुल्तान होने के कारण विशिष्ट महत्व रखती है। खलीफा जो है खलीफा से प्राप्त उपाधि सुल्तान का किसके द्वारा जो है दिया जाता था, तो ये खलीफा के जो होते थे, जानते हैं कि आपको खलीफा का जो गांधी जी के द्वारा भी जो है यहाँ पर होता है खिलाफत आंदोलन, तो यहाँ पर ये सब बात आती है। तो उस समय के जो है हटाए गए थे कि कोई अधिकार किसी को नहीं दे सकता है, तो यही खलीफा ही था। तो खलीफा जो है सुल्तान की उपाधि देता था, खलीफा जो है सुल्तान की उपाधि देता था, तो ये दिया था इल्तुतमिश ने, यही प्राप्त किया था, ऐबक ने नहीं किया था। हम थोड़ा समय ले रहे हैं, लेकिन आपको हम क्लियर करते हुए चलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका कि किंतु उसका शासनकाल विफलता से समाप्त हुआ, जो है विफलता में समाप्त हुआ। तुर्क राज्य की सुदृढ़ स्थिति प्राप्त करने का काम बलबन द्वारा किया गया। आपने देखा कि बलबन का काल कब से कब 66 से होता है, चलता है 87 तक चलता है। ये जो है बलबन के द्वारा जो है थोड़ा स्थिति अच्छी बनाई गई तुर्क राज्य में। इन शासकों को ममलूक भी कहा जाता है, और इन शासकों जो तुर्क शासक हैं इनको ममलूक भी कहा जाता है। याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इन शासकों को क्या कहते हैं, ममलूक भी कहा जाता है, क्योंकि ये सुल्तानों के गुलाम मतलब ममलूक के रूप में कार्यरत थे। ये क्या, तो गुलाम को ही ममलूक कहते हैं, क्या कहते हैं, गुलाम को ही ममलूक कहते हैं। तो गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं इसको, और यह जो है आपका तुर्क जा शासन था इसके नाम से भी इसको आप जानते हैं। तुर्क सत्ता जो स्थापित होती है किसके द्वारा होती है, तो ऐसे पूर्ण जो है श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। खलीफा के द्वारा जो सुल्तान की उपाधि कौन लेता है, तो इल्तुतमिश लेता है। कब जो है यह बैठता है गद्दी पर, तो 1210 में बैठता है। मृत्यु किसकी हो जाती है, तो अहमद शाह की हो जाती है। अहमद शाह को मार देता है कौन, तो इल्तुतमिश। किसका गुलाम था, तो ऐबक का गुलाम था। ऐबक किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब होती है, तो 1206 में होती है। और इल्तुतमिश किसका जो है, इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था, तो इल्तुतमिश की बेटी का नाम रजिया सुल्तान था। और रजिया सुल्तान के बाद जो है सबसे जो है ताकतवर राजा कौन हुआ, तो बलबन हुआ, ये याद रखना है। और गुलाम जो है ममलूक किसको कहा जाता है, तो गुलाम को। क्यों कहा जाता है, ये गुलाम ही थे सभी, किसके थे, गौरी से ऐबक आया, ऐबक से ये से करके चलता रहा। और यह जो है इसको
सुल्तानों के जो है ममलूक के रूप में ये सभी जो है कार्यरत थे, इसलिए जो इसको ममलूक भी कहा जाता है। मतलब ममलूक मतलब होता है गुलाम। ये हो गया। आगे चलेंगे। क्योंकि इनकी सत्ता का केंद्र जो है दिल्ली था, अतः इनके जो है राज्य को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत किसे कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है। मतलब सल्तनत काल जो था ये दिल्ली में था, मतलब केंद्र जो था वो कहाँ था? दिल्ली था, इसीलिए इसको क्या कहा गया? दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, याद रखेंगे। जो जो ये सत्ता का केंद्र दिल्ली होने के कारण जो है उनके राज्य को दिल्ली सल्तनत कहते हैं। जो तुर्क का यहाँ पर पहला गुलाम वंश, तुर्क, ऐबक, मोहम्मद गौरी, ये सब जो है आपको याद रखना है। चलिए आगे चलेंगे। तुर्क का राज्य विस्तार। तुर्क का राज्य विस्तार क्या होता है, कैसे होता है? तो मानचित्र 2 में हमने नज़र डाला कि पहचान करने के लिए प्रारंभिक तुर्क शासकों के राज्य की सीमा कहाँ तक फैली हुई थी। और 1290 में एक खिलजी सेना नायक ने ममलूक वंश के अंतिम सुल्तान केकुबाद को दिल्ली की गद्दी से हटाकर एक नए राजवंश जो है खिलजी वंश की स्थापना की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप बताइएगा। तुर्क जो ममलूक वंश जो कि गुलाम वंश, ममलूक वंश कहिए, गुलाम वंश कहिए, तुर्क कहिए, ये आपको याद रखना। तीनों के तीनों एक ही हैं, तो ऐसे फंसिएगा नहीं आप। 1200, 600, 1290 याद रखिएगा। और सबसे अंतिम और सबसे पहला भी शासक याद रखिए, पहला अंतिम याद रखिएगा। पहला कौन? ऐबक। अंतिम कौन? केकुबाद। अंतिम कौन? केकुबाद। कौन हटाया? कौन हटाया? तो हटाया ममलूक वंश को किसने हटाया? तो खिलजी ने हटाया। याद हुआ आपको? राजवंश, जो नए राजवंश की जो स्थापना होती है खिलजी वंश की, को इसने किसको हटाया? तो केकुबाद को। यहाँ पर दिल्ली पर जो है हटाकर अपना कब्जा करता है, खिलजी राजवंश जो है बनता है। और यह जो है आपको याद होना चाहिए 1290 काल, जो कि ममलूक वंश का अंतिम काल होता है। और यह जो है गुलाम वंश का अंतिम दौर है। तो ये जो है अंतिम, मतलब अंतिम जो सुल्तान था वो केकुबाद था। कौन था? केकुबाद था। किसने आया? खिलजी वंश ने। खिलजी वंश की स्थापना कब होती है? 1290 में होती है। ये हमने पढ़ा है, तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं। चलिए एक बार हम जो है अब आगे चलते हैं। जो हमने जो भी पढ़ा है आपको, हमने पुनः जो है तुर्क शासनों की जो है सीमा कहाँ तक जो फैली थी, आपने हमको जो उत्तर का जो क्षेत्र था ये जो ऐसे करके था, ये जो पूरा तुर्क ही था। तो ये इसके बारे में हमने देखा भी। और जो है सबसे अंतिम शासक कौन था? तो केकुबाद था। और कब इसको हराया गया? तो 1290 में हराया गया। गुलाम वंश का अंतिम शासक पूछता है, पहला शासक पूछता है, ये सब जो है पूछता है। तो आपको हमने यहाँ पर बता दिया। और जब गुलाम वंश के बाद आता है तो कौन आता है? खिलजी वंश आता है। ये तुर्क वंश भी कहेगा, गुलाम वंश की भी कहेगा, ममलूक वंश भी कहेगा, तीनों एक हैं। उसके बाद कौन आता है? खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश की स्थापना होती है। और इस वंश के सबसे प्रसिद्ध जो सुल्तान हुए वो अलाउद्दीन खिलजी थे। क्या हुए? ये प्रसिद्ध खिलजी वंश के जो प्रसिद्ध सुल्तान कौन हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी, जियाउद्दीन खिलजी, आपको याद है ना? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही था, ये जो है प्रसिद्ध हुआ। ने यहाँ पर देखेंगे प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी ने तुर्क राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए सैनिक अभियान किया। मतलब इसने क्या किया? तो ये सीमा बढ़ाने के लिए जो है सैनिक अभियान भी करता है। जैसे कि देखेंगे अभियान चलाए, बढ़ाने के लिए सैनिक अभियान चलाए। खिलजी ने तुर्क राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए सैनिक अभियान चलाए। उसने गुजरात, मालवा, रणथंभौर तथा चित्तौड़ की लड़ाई में सफलता पाई। किसने जो है गुजरात, मालवा और रणथंभौर और चित्तौड़ की लड़ाई में सफलता पाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी। ये तुर्क जो सीमा थी पहले की, जो तुर्कों का शासन था उसमें, उसको बढ़ाने की कोशिश की और बढ़ाया भी। और जो है ये सफलता भी पाता है। रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, गुजरात, इन सभी को वो जीतता है, सफलता पाता है। अपने गुलाम जो है मलिक काफूर, किसका गुलाम? तो अलाउद्दीन का गुलाम। कौन? तो मलिक काफूर ने के नेतृत्व में एक विशाल सेना जो है दक्षिण भेजी गई थी। आपको यहाँ पर याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बताइएगा मलिक काफूर जो था किसका गुलाम था? अलाउद्दीन खिलजी की। कहाँ गया था? दक्षिण की ओर से गया था। अपनी मतलब दक्षिण की ओर जो है सेना गया था उसको जीतने के लिए। देखेंगे तो गुलाम जो है कौन था? मलिक काफूर। किसका? तो अलाउद्दीन खिलजी का। खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? अलाउद्दीन खिलजी हुआ। कहाँ कहाँ ये जो है चलाया अपना अभियान? तो गुजरात, मालवा, रणथंभौर, चित्तौड़, ये सब में जो है उसने चलाई और सफलता भी पाई। और अपने गुलाम जो है मलिक काफूर को जो है मलिक काफूर को नेतृत्व में कहाँ पर भेजा सेना? दक्षिण भारत की ओर सेना भेजी। देखिए उसने देवगिरी, बालंगर, द्वार समुद्र, मरुदई और
पर जो है विजय हासिल करता है। कहाँ कहाँ करता है? देवगिरी हो गया, वालंकर हो गया, द्वार समुद्र हो गया, ये और मदुरई जो होता है वहाँ पर जो है मलिक काफूर किसका गुलाम था? तो अलाउद्दीन का गुलाम था। दक्षिण की ओर ये गया था और यह जो है देवगिरी और वालंगर और द्वार समुद्र मदुरई पर विजय हासिल करता है। ये याद रखेंगे। आगे चलिए अब हम, क्योंकि दक्षिण भारत के ये राज्य जो थे दिल्ली से बहुत दूर था। ये तो देख रहे हैं ना, ये दक्षिण होता है, ये जो देख रहे हैं ये बीच में दिल्ली है, उसके बगल में आपको आएगा राजस्थान, इधर देखिए आपका क्या आ जाता है मध्य प्रदेश है। इतना जो है दूरी करके आप दक्षिण की ओर जाइएगा। ये जो है अभियान चलाता है जो गुलाम के द्वारा मलिक काफूर के द्वारा अलाउद्दीन का खिलजी का गुलाम था। हमने इसलिए यहाँ पर जोर दिया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पर जो है चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी सब अभियान चलाकर जीतता है और दक्षिण में जो जीतता है काफूर जीतता है। जैसे मदुरई हो गया, देवगिरी हो गया, बालंकर, द्वार समुद्र ये सब जीतते हैं। चूँकि यह दिल्ली से बहुत दूर था इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित राजाओं को वार्षिक कर देने के बदले उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी। देख रहे हैं, ये दिल्ली से दूर था। आपसे पूछा भी जाता है कि राजा पराजित तो हो गया, लेकिन क्या किया? वार्षिक कर देने के बदले जो है शासन करने की अनुमति किसको दे दिया? जो पराजित था। पराजित राजाओं को वार्षिक कर देने के बदले उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी। और यहाँ पर जो है शासन कर रहा था कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। मतलब इसके लिए जो है इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित राजाओं को वार्षिक कर देने के बदले उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी। अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण के राज्यों को युद्ध में परास्त कर सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन देखिए यहाँ पर तो दे दिया, राजा जो पराजित था उसको वार्षिक करके देने के बदले जो है वो वार्षिक कर देता था और जो है शासन करने की अनुमति दे दिया था। किसको? तो जो राजा पराजित हुआ था, हमको वार्षिक कर दे दो और तुम अपना शासन करो, शासन करने की अनुमति दे दिया था। और यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत देखेंगे MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, ये क्या किया? ये दक्षिण को जीता और खुद जो है उस पर नियंत्रण कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी की तरह नहीं किया, वो किया किसके तरह? अपने आप किया, मतलब अपना सीधा नियंत्रण अब उसके साथ चला गया। अलाउद्दीन क्या किया? तो हमको कर दो और नियंत्रण जो है अपना जो है राज करो, वार्षिक कर हमको दे दो और जो है अपना शासन करो। ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो क्या किया? अपने नियंत्रण में ले लेता है। और देखेंगे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने के शासनकाल में जो है तुर्क राज्य की सीमा अपनी चरम पर पहुंच चुकी थी। और क्या हुआ? तो तुर्क राज्य की सीमा जो है मोहम्मद तुगलक के समय में, कब? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यह जो है बहुत ही आगे पहुंच चुकी थी। मतलब तुर्क की जो सीमा है जो वो बहुत ही चरम तक थी। इसी समय जो है इसी के साथ इतने बड़े साम्राज्य की उसने रक्षा की और पश्चिमोत्तर सीमांत पर मंगोल आक्रमणकारियों को निर्णायक ढंग से हराया। आपसे पूछा भी जाता है कि मंगोल को किसने हराया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने हराया। किसने हराया? पश्चिमोत्तर सीमांत पर जो है मंगोल को हराने वाला कौन शासक था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था, जो इसने बहुत ही बड़े क्षेत्र को जीता और अपने जो है नियंत्रण में रखा था और रक्षा करने के लिए भी जो वो तत्पर रहता था। और इसी के क्रम में जो पश्चिमोत्तर जो सीमा थी वहाँ पर मंगोल को किसने हराया? तो यही मोहम्मद बिन तुगलक ने ही हराया। ठीक, परंतु ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर देखेंगे तो ये नियंत्रण जो होता था अलाउद्दीन खिलजी का जो सैनिक अभियान था। देखेंगे दक्षिण का ये जो हो गया देवगिरी, ये जो है यहाँ से देखेंगे तो ये देवगिरी हो गया, ये क्षेत्र हो गया। यहाँ से दिल्ली से आता हुआ ऐसी क्षेत्र, ऐसे गुजरात हो गया, चित्तौड़ हो गया, रणथंभौर हो गया। दक्षिण की ओर किसके? मलिक काफूर के साथ गया था। ये जो है जो भी क्षेत्र है यहाँ पर देख रहे हैं, इंद्र नाम नहीं अच्छा से लिखा गया है, लेकिन ऊपर में आपको हमने बताया भी कि जो दक्षिण का जो क्षेत्र था मलिक काफूर के द्वारा, जो मदुरई था, यहाँ पर मदुरई था और द्वार समुद्र और वालंगर और देवगिरी था, ये जो है काफूर के नेतृत्व में दक्षिण गया। और ऐसे यहाँ पर से दिल्ली से गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ ऐसे करके जो है मालवा, ये सब जो है उसके विजय अभियान में आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के जो है विजय अभियान, ये चित्र से आप देखेंगे, ये ऐसा ये पूरा का क्षेत्र ऐसे करके ऐसे था। हो गया, आगे चलेंगे, ये देख लीजिए। अब चलते हैं आगे, कहाँ से कहाँ जो है आगे चलता चला गया। उनका नियंत्रण की सीमा जो है
उनकी नियंत्रण सीमा किस तक प्रभावित था, आइए आगे देखते हैं। तालिका 1 में आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा पर सैयद वंश एवं लोधी वंश का शासन था। तुगलक के बाद कौन आया? सैयद आया। सैयद के बाद कौन आया? तो आया कौन? तो लोधी आया। और इब्राहिम लोधी को किसने हराया? तो बाबर ने हराया। ये तब बाबर का काल आता है, मुगल साम्राज्य का जो है दौर शुरू हो जाता है। आगे चलेंगे। यहाँ पर मानचित्र में देखकर कहता है कि साम्राज्य विस्तार, यही बस और कुछ नहीं है। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के कालक्रम के अनुसार सूची बनाने के लिए कहता है। अलाउद्दीन खिलजी के जो है राज्य विस्तार के कालक्रम, मतलब ऊपर में जो दिख रहा है ना, ये कब से कब शुरू हुआ है। 1290 से 1303, 1305, 1311, 1300, यहाँ देख रहे हैं 1319, 1311। ये जो है दक्षिण का क्षेत्र हो गया। ये 1305 देवगिरी का क्षेत्र हो गया। 1299 में जो है गुजरात का क्षेत्र हो गया। रणथंभौर का 1301 में क्षेत्र हो गया। और ये जो सारे के सारे क्षेत्र जो दिख रहे हैं आपको, यही काल हो गए आपके। चलिए, ये हो गया। आगे हम चलेंगे, जो कि होगा दिल्ली के सुल्तान शासन कैसे चलाते थे। दिल्ली के जो सुल्तान होते हैं वो शासन कैसे चलाते थे। ऐसा करते हैं कि हम आपको यहीं पर रोकते हैं। अगले जो है अध्याय में हम, अगले पार्ट में आपको हम इसका अध्ययन करेंगे। ज़्यादा लोड नहीं लीजिए, हमने अभी तक जो बताया उसको ही मनन करते रहिए। और इससे आपको क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे तो आपको याद भी होगा और समझ भी विस्तार होगा। तो चलिए, हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। और हम इसके बारे में, तुर्क अफगान के जो शासन है उसके बारे में डिटेल से और हम जानेंगे। दिल्ली के शासन प्रशासन कैसे चलते थे ये भी हम जानेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थोड़ा जो है आप साथ दीजिएगा तो हम पूरे के पूरे जो है लगभग जो है इस मंथ जो है 12 तक हम करवा देंगे। आप टेंशन न लीजिएगा, हम जो है हर संभव कोशिश करेंगे कि आपको इस मंथ तक, जून मंथ तक जो है हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, और साइंस को तो हमने लगभग एनसीईआरटी को 9 तक ख़त्म कर दिया है, 10th शुरू करेंगे। और जो है एनसीईआरटी जो साइंस और हो गया कौन, तो हो गया आपका पॉलिटी हो गया है और हिस्ट्री हो गया है। ये सब जो है समाप्त हो चुके हैं। और ज्योग्राफी भी हो गया है 9 तक एनसीईआरटी का। तो हम इधर से चल रहे हैं तो थोड़ा उधर समय थोड़ा नहीं दे पा रहे हैं। तो हम जो है हर संभव कोशिश करेंगे कि आपको इस मंथ जो है हर चैप्टर जो है आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।